हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 003 जिसका नाम पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है, इसका ब्लॉक 1 का यूनिट 2 का पार्ट 3 करेंगे। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सबसे पहले टाइप थ्योरीज के बारे में पढ़ा कि टाइप अप्रोचेस क्या कहती हैं। फिर पार्ट 2 में हमने ऑलपोर्ट की डिटेल में उसकी जो ट्रेड अप्रोच है उसके बारे में पढ़ा कि कैसे जो उनकी अप्रोच है वो लेक्सिकल अप्रोच है। अब इस पार्ट 3 में हम कैटल्स की ट्रेड अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। इसको रेमंड कैटल 1915 में इन्होंने दिया था, कंसीडर्ड पर्सनैलिटी टू बी पैटर्न ऑफ ट्रेड्स प्रोवाइडिंग द की टू अंडरस्टैंडिंग इट एंड प्रेडिक्टिंग ए पर्सन बिहेवियर। इन्होंने ट्रेड को बहुत ही इन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो ट्रेड्स के ऊपर बेस्ड होती है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेड्स आर रिलेटिवली परमानेंट। जो ट्रेड्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं एंड ब्रॉड रिएक्शन टेंडेंसीज ऑफ द पर्सनैलिटी। दे सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पर्सनैलिटी। जो ट्रेड्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बेसिकली इन्होंने अपनी जो है ट्रेड अप्रोच में सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड के बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल मोल ट्रेड्स के बारे में बात की और एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेड्स के बारे में बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ट्रेड अप्रोच है ये। इसको हम 16 PF के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सरफेस स्टेट्स एंड सोर्स स्टेट। सरफेस स्टेट क्या होते हैं? जो कि हमारे को विजिबल होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं, जो कि एक्सटर्नल होते हैं, सबको दिखते हैं। और सोर्स स्टेट क्या होते हैं? जो कि इंटरनल होते हैं हमारे, जो किसी को दिखते नहीं है पर हमारे अंदर ये होते हैं। द ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सनैलिटी लाइक काइंडनेस, ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, जेनरोसिटी एट्सेट्रा आर नेम्ड एज सरफेस ट्रेड, यानी जो कि दिखते हैं, सबको ऑब्जर्वेबल होती हैं। ऑलपोर्ट हैज़ कॉल्ड दीज क्वालिटीज़ और ट्रेड्स आर एज सेंट्रल ट्रेड। जो हमने ऑलपोर्ट की थ्योरी के अंदर ट्रेड थ्योरी में जो हमने सेंट्रल ट्रेड्स की बात की थी, तो वो इन्होंने कैटल ने जो है सर्विस ट्रेड का नाम दिया है। यूजिंग क्वेश्चनियर्स एंड ऑब्जर्वेशन, जो है इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके या क्वेश्चनियर्स का यूज़ करके कैटल स्टडीड सेवरल थाउजेंड पीपल एंड ही रिपोर्टेड सर्टेन क्लस्टर ऑफ सर्फेस ट्रेड। उन्होंने क्वेश्चन जो है सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चन फिलअप करके या उनको ऑब्जर्वेशन बेस के ऊपर इन्होंने क्या कहा कि कितने कई हजारों लोगों के ऊपर इन्होंने स्टडी की और इसके ऊपर रिपोर्ट इन्होंने क्या किया कि क्लस्टर सरफेस स्टेट दैट अपीयर टुगेदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने अलग अलग कौन कौन से सरफेस स्टेट्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने स्टडी की है। ही फर्दर रिपोर्टेड दैट देयर वर द क्लियर एविडेंस ऑफ सम डीपर मोर जनरल अंडरलाइंग पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड ही रेफर टू देम एज ए सोर्स स्टेट। उसके अलावा ये तो सरफेस है जो उन्होंने जो विजिबल हैं, जिनको इन्होंने क्वेश्चन जो फिलअप करवा के ऑब्जर्वेशन बेस के ऊपर इन्होंने स्टडी की और मालूम कर लिया। एक होता है सोर्स स्टेट जिनको विजिबल नहीं है, जो कि हमारे इंटरनल है, उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया। सोर्स स्टेट्स मेकअप the most basic structure of personality and are the underlying factors that are responsible for the intercorrelation among surface। तो दोनों मिलके ही हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको बनाते हैं। Although source states are smaller in number, ठीक है, जो सोर्स स्टेट जो हमारे इंटरनल है वो कम होते नंबर में देन सरफेस स्टेट, येट दे आर बेटर प्रेडिक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसी से मालूम होता है जो उसका ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ज़्यादा अच्छे से उनके जो है जिसके अंदर सोर्स स्टेट के को देखकर ही ज़्यादा अच्छे से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल पोजेस द सेम सोर्स, सभी के अंदर हमारे अंदर जो है सोर्स स्टेट यानी इंटरनल स्टेट जो होते हैं जो सबको नहीं दिखते लेकिन वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर शो होते हैं। बट दोनों डायरेक्टली हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन जब हम एक्शन से हमारे बिहेवियर में वो दिखते हैं। बट वी डो नॉट पोजेस देम इन द सेम अमाउंट। हमारे अंदर सबके अंदर होते हैं ये सोर्स स्टेट, लेकिन सबकी जो क्वांटिटी होती है सबकी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोर्स स्टेट एंड एवरी वन ऑफ अस पोजेसेस दिस, बट वे ऑल डू नॉट पोजेस इंटेलिजेंस द सेम अमाउंट। सभी के अंदर बाय बर्थ जो बच्चा होता है वो इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी चीज़ में होता है, कोई किसी चीज़ में होता है, लेकिन वो हर एक बच्चे के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी जो मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो सेम अमाउंट में नहीं होती। कैटल फाउंड 23 सोर्स स्टेट्स इन नॉर्मल। उन्होंने क्या देखा कि हर नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो 23 सोर्स स्टेट होते हैं जो कि इनेट होते हैं, इंटरनल होते हैं, एंड 16 ऑफ विच ही स्टडी द डिटेल
इसलिए इनकी हम जो थ्योरी को हम 16 PF कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 23 में से 16 के बारे में काफ़ी डिटेल में काम किया। एंड दी 16 बेसिक सोर्स स्टेट्स आर वर देन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 16 PF क्वेश्चनियर। इसलिए उनका जो 16 PF क्वेश्चनियर, क्योंकि उन्होंने 16 टेस्ट के बारे में, सोर्स टेस्ट के बारे में काम किया, इसलिए इनको जो टेस्ट है उन्होंने 16 PF टेस्ट के नाम से जानते हैं। द 16 फैक्टर्स आइडेंटिफाइड बाय द कैटल, उनमें कौन कौन से इन्होंने लिए, रिजर्व्ड है, आउटगोइंग है, लेस इंटेलिजेंट है वर्सेस मोर इंटेलिजेंट है, इमोशनल वर्सेस स्टेबल, हम्बल वर्सेस असर्टिव, इस तरह से इन्होंने टोटल 16 दे रखे हैं। कहाँ तक, रिलैक्स वर्सेस इंटेंस तक। Then in addition to these 16 factors measured by the personality test, Cattell on the basis of his subsequent researches, उन्होंने क्या किया, 7 more factors, क्योंकि उन्होंने 16 PF किया, 16 फैक्टर्स के ऊपर काम किया सोर्स टेस्ट के। इसके बाद फिर उन्होंने, क्योंकि टोटल उन्होंने 23 लिए थे, जो रिमेनिंग जो 7 थे उसके बाद उन्होंने अपनी सब्सिक्वेंट रिसर्चेस के अंदर उसमें भी काम किया, जो कि 16 जो हमने पहले कर ली, उनके अलावा एक्साइटेबिलिटी, ज़ैपिया वर्सेस कोस्थेनिया, बुलिशनेस वर्सेस मैच्योर सोशलाइजेशन, सैंग्विन कैजुअलनेस, ग्रुप डेडिकेशन विद सेंस्ड एंड इनएडुकेसी एंड सोशल पैनिक वर्सेस एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। कहने का मतलब कि शुरू में उन्होंने 16 के ऊपर काम किया, जो फीलिंग उनके जो इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन से फिलअप करी, काफ़ी डिटेल में काम किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिमेनिंग जो 7 थे, टोटल उनके जो 23 फैक्टर्स पर उन्होंने काम किया ना, रिमेनिंग जो 7 थे उन्होंने इन पे काम बाद में किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ऑल्दो द 16 सोर्स स्टेट्स यूटिलाइज इन 16 PF कैन बी यूज टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल्स एंड न्यूरोटिक्स। अब कहते हैं जो 16 PF का जो क्वेश्चन ये इन्होंने किया, जो इनका 16 PF जो उनका टेस्ट है, उसमें इन्होंने क्या देखा, कैसे जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसमें, और न्यूरोटिक्स का कौन होते हैं, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही उनका नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, बहुत ही डेविएंट बिहेवियर होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में इन्होंने अपनी 16 PF के अंदर स्टडी करा, डिटेल में उसके बारे में बताया कि कैसे इन लोगों की पर्सनैलिटी किस टाइप से होती है। यूजिंग फैक्टर एनालिसिस टू द सरफेस स्टेट टू द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पर्सनैलिटी स्पेयर, कैटल डिराइव 12 न्यू फैक्टर्स दैट मेजर साइकोपैथोलॉजिकल टेस्ट। अब उन्होंने कहा, अब उन्होंने फैक्टर एनालिसिस को यूज़ किया कि उसके बेस के बाद उन्होंने क्या बताया कि 12 नए फैक्टर। कहने का मतलब यह है कि इनको आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। 16 PF पे उन्होंने टोटल 23 फैक्टर्स पे काम किया, जिसमें उन्होंने 16 PF के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि 16 PF उन्होंने मेनली जो काम किया था ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के ऊपर काम किया। उसके बाद इन्होंने 7 को और भी ऐड कर दिया, किस लिए, ताकि जो है मालूम हो सके कैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कैसे अलग होता है, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से कैसे अलग होता है, और नॉर्मल एंड न्यूरोटिक्स में डिस्टिंक्शन कैसे होता है। देन आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल ट्रेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं, जो कि हमारे बायोलॉजिकल होते हैं, इनेट होते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर जब हमने किया है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं, जो हमारे इनेट होते हैं। एनवायरमेंटल क्या होते हैं, जो हमारे को एनवायरमेंट से मिलते हैं, जिसको हम सीखते हैं। उसके बारे में इन्होंने कहा है कि इनकी जो थ्योरी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है, कैटल ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट एंड एनवायरमेंटल मोर ट्रेट। कॉन्स्टिट्यूशनल आर दोज ट्रेट विच आर डिटरमाइंड बाय नेचर और बायोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल होते हैं। वेयर द एनवायरमेंटल मोर ट्रेट आर दोज विच आर डिटरमाइंड बाय नर्चर, जिसको हम एनवायरमेंट से सीखते, लर्नड होते हैं, दैट इज बाय एक्सपीरियंस गेन्ड इन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। मोस्ट सरफेस स्टेट्स कौन से होते हैं, जो हमने भी पीछे किया है फॉर कैटल, रिफ्लेक्ट द मिक्सचर ऑफ बोथ। जो हमारे जो सरफेस स्टेट्स होते हैं वो हेरिडिटी यानी नेचर, एंड नर्चर मतलब कि एनवायरनमेंट, जिसके हम लर्न करते हैं। जो इनेट होते हैं हमारे को हेरिडिटी से मिलते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, इनेट बाय बर्थ होते हैं, और जो हम एनवायरनमेंट से सीखते जो लर्नड होते हैं, जो नर्चर, इनका कॉम्बिनेशन होता है। However, he further points out that there are some source state which derive solely from within the individual biology। फिर भी वो कहते हैं कुछ जो सोर्स स्टेट, ये है सरफेस स्टेट, जो सरफेस स्टेट्स होते हैं, जो क्या है उन्होंने जिसके बारे में कहा है कि सरफेस स्टेट कौन से होते हैं कि हमारे एक्सटर्नल होते हैं, जो सब कुछ दिखते हैं, वो तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बायोलॉजिकल का भी और एनवायरमेंटल का भी। लेकिन जो सोर्स स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, क्योंकि वो इंटरनल होते हैं, वो सिर्फ हमारे क्या होते हैं, इनेट होते हैं, विच डिराइव सोनली फ्रॉम द सोर्स डिराइव ओनली फ्रॉम एनवायरमेंटल। उन्होंने क्या कहा है कि जो सोर्स स्टेट होते हैं वो उनका जो उस पर डिपेंड करते हैं, और मोस्ट जो सरफेस होते हैं दोनों पे डिपेंड करते हैं। फिर उन्होंने अपनी मावा अप्रोच दी है, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा, मावा क्या अप्रोच होती है, ही वॉज एबल टू असेस द डिग्री टू विच वेरियस स्टेट्स आर डिटरमिन्ड
इधर बाय एनवायरनमेंट और जेनेटिकली डिटरमिन्ड फैक्टर। इन्होंने अपनी मावा अप्रोच में क्या कहा है कि इसमें ये दिखाया है कि जो हमारा पर्सनैलिटी जो है किससे कैसे होती है, या तो एनवायरनमेंट से होती है या जेनेटिक से होती है, या दोनों से होती है। एंड मावा इज बेस्ड अपॉन द कंपैरिजन बिटवीन पीपल ऑफ द सेम फैमिली। एक ही फैमिली में रहने वाले लोग होते हैं, उनका कंपैरिजन करना। फैमिली इधर रियर टुगेदर, चाहे वो एक साथ पले हैं, और रियर अपार्ट या अलग अलग पले हैं, और बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिली रियर इधर टुगेदर और अपार्ट। कहने का मतलब कि इनकी मावा अप्रोच में कैसे उन्होंने क्या देखा है कि एक ही फैमिली, मान लो 5 लोग हैं, वो 5 चाहे एक साथ रहे हैं या वो अलग अलग रहे हैं, उनको कंपेयर किया। और इसके अलावा जो बाकी जो फैमिलीज़ हैं, जिनके अलग अलग फैमिली, जिनके अलग अलग मेंबर्स हैं, उनको भी आपस में उन्होंने स्टडी की और देखा है जो ट्रेड्स होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं या एनवायरनमेंट का पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, या दोनों का होता है। नेक्स्ट कम टू एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक। एबिलिटी क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स अगर हम एबिलिटी की बात करते हैं तो एबिलिटी क्या होता है, जो कि हमारी जो ट्रेड्स होते हैं रेफर टू पर्सन की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या होती है? एबिलिटी होती है। टेम्परामेंट की अगर हम बात करते हैं वो क्या होते हैं कि ट्रेड्स जिनको हम कहते हैं कि जो हाउ ए पर्सन बिहेव्स वाइल ही इज़ डूइंग हिज वेरियस टास्क वाइल वर्किंग टू अचीव हिज गोल। हम अपने जो गोल को अचीव करने के लिए हम कैसे वेरियस टास्क करते हैं, हमारा किस ढंग से हम बिहेव करते हैं, वो हमारा क्या होगा? टेम्परामेंट होगा। एंड डायनामिक ट्रेड्स कौन से होते हैं? आर दोज क्वालिटीज दैट आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेजेंट फॉर द पर्सन टू सेट हिज गोल। हम कैसे अपने जो है गोल्स को सेट करते हैं, उसके लिए हमारा क्या होता है? डायनामिक ट्रेड्स जो है वो काम आते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि एबिलिटी ट्रेड्स रेफर टू पर्सन स्किल इन डीलिंग विद द एनवायरनमेंट एंड द गोल्स सेट देयर इन इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल एबिलिटी ट्रेड, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो इसका एग्जाम्पल है एबिलिटी ट्रेड का, जिसमें हम क्या, हमारी जो कैपेसिटी क्या होती है, हम किसी भी काम को हम तभी कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटेलिजेंस लेवल हम देखते हैं। यानी एबिलिटी ट्रेड्स क्या हो गया? हमारी जो कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, और इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबिलिटी ट्रेड। देन कम टू टेम्परामेंट। टेम्परामेंट ट्रेड्स जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम कैसे हमारे जो उस टास्क को हम कैसे अचीव करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे हम टास्क करते हैं। टेम्परामेंट में क्या होता है? रेफर टू द स्टाइलिस्टिक टेंडेंसी दैट लार्जली शो हाउ ए पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द गोल। हम कैसे अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हम टास्क करते हैं। बीइंग मूडी, इरिटेबल, इजी गोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परामेंट ट्रेड। हम उसको काम को कैसे करते हैं, इरिटेट हो रहे हैं या उसको हंसते हुए कर रहे हैं, इजीली कर रहे हैं, प्लेजेंट हमारा मूड है, इस पर डिपेंड करता है हमारे टेम्परामेंट ट्रेड ये होते हैं। देन कम टू डायनामिक। डायनामिक में क्या है? हम कैसे गोल को सेट करते हैं। आर द पर्सन मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट विच सेट द पर्सन इन एक्शन टुवर्ड्स द गोल। A person may be characterized as being power seeking, ambitious or sports oriented. This reflects the dynamic trait. The important dynamic trait कौन कौन से होते हैं? Attitudes, urges एंड सेंटीमेंट्स। अब इन्होंने डायनामिक ट्रेड्स को भी आगे 3 पार्ट्स में बांट दिया कि उसमें एटीट्यूड्स आते हैं। एटीट्यूड्स क्या होते हैं? हमारे आर द डायनामिक सरफेस स्टेट विच डिस्प्ले स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग मोटिव्स। यानी अगर हम एटीट्यूड्स को अपने वर्ड्स में करें, वो हमारी क्या होती है कि विजिबल क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारे को क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं एक इंडिविजुअल को कि हम उस अपना जो हमने गोल बनाया है उसके लिए हम काम करें। एटीट्यूड से तो मालूम होता है कि हम कोई भी अपना जो गोल बनाते हैं हमें उसको कैसे अचीव करना है, वो हमारा एटीट्यूड। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में कर सकते हैं कि एटीट्यूड्स क्या होती हैं? आर दी विजिबल क्वालिटीज दैट मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू वर्क टुवर्ड्स द गोल्स। ये हमारा क्या होता है? एटीट्यूड। हम एटीट्यूड के बेस के ऊपर ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है एटीट्यूड्स के अलावा? अर्ग्स। अर्ग्स क्या होते हैं? हमारे अर्ग जो होती है हमारी इनेट कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी होती है। अर्ग्स को हम क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? हमारे ऐसे इन्होंने क्या कहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अर्ग्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक सो स्टेट इट इज थ्रू अर्ग्स दैट कैटल हैज गिवन ड्यू रिकॉग्निशन टू इनेटली डिटरमिन्ड बट मॉडिफिएबल इम्पेलेंट्स ऑफ बिहेवियर। यानी ये वो अर्ग्स क्या होते हैं? ये वो डायनामिक ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारे को इनेट तो होते हैं, लेकिन हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कहने का मतलब क्या होता है? अर्ग्स जो होते हैं वो गोल डायरेक्टेड होते हैं हमारे, है ना। और इसके अलावा अर्ग्स क्या होते हैं? जैसे हमारे हंगर है, सेक्स है, थर्स्ट है, हम अपनी भूख को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी नींद को कर सकते हैं। तो ये हमारे इनेट होते हैं, लेकिन हम इनको कम ज़्यादा मॉडिफाई जो है, इसलिए वो डायनामिक है, हम उनको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है
जैसे 10 अर्ग्स के नाम लिए, हंगर, सेक्स, ग्रेगरियसनेस, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, ये तो हमारे इनेट होते हैं, हमारी नीड होती है ये। और क्यूरियोसिटी है, एस्केप है, पग्निसिटी है, एक्विजिटिवनेस है, सेल्फ असर्शन है, नार्सिस्टिक सेक्स है, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय। ये क्या होता है कि हमारे को कोई सीखना नहीं पड़ता, लेकिन ये हम इनको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा सेंटिमेंट। सेंटिमेंट फोकस इज ऑन सोशल ऑब्जेक्ट सेंटिमेंट्स एंड इट इज़ एन एनवायरमेंटल मोल्ड डायनामिक सोर्स स्टेट। सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे बेसिकली क्या होता है, हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर से डिटरमिन होते हैं। हमारे किसी के साथ कैसे सेंटिमेंट्स हैं, ये हमारे को कहाँ से मालूम होता है, हमारे को एनवायरनमेंट से मालूम होता है, सोशल कल्चरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। मेनली क्या ये सोशल ऑब्जेक्ट है। हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं ये भी हमारे जो हैं डायनामिक फैक्टर्स होते हैं। कैटल ने इनका जो है डायनामिक ट्रेड्स के अंदर ही इन्होंने एटीट्यूड्स को, अर्ग्स को एंड सेंटिमेंट्स को दिया है। और इन्होंने कहा जो सेंटिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, सबसे बड़ा क्या है सेंटिमेंट एग्जाम्पल और एनवायरमेंटल मोल्ड डायनामिक ट्रेड विच फोकस सोशल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है ये। और ये अर्ग्स की तरह ही होते हैं, लेकिन जो कि हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे इवन जो अर्ग्स भी हैं ये भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर पर ये भी डिपेंड करता है। ये भी बॉडी भले हमारे इनेट होते हैं, लेकिन हमारी अब जैसे सेक्स है, सेक्स की डिज़ायर हमारी इनेट है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, लेकिन हम एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, सोसाइटी के, कल्चरल के, तब हमारे जो नीड होती है वो उस ढंग से जो डेवलप होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो कैटल की जो ट्रेड थ्योरी है ये, जिसको हम 16 PF भी कहते हैं, इन्होंने मेनली सरफेस स्टेट एंड सोर्स स्टेट पे फोकस किया है। फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरनमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इनेट कर दिया। एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, जो हम लर्न करते हैं नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर का जो कंसेप्ट है वो है। फिर एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेड। फिर एबिलिटी के बारे में इन्होंने कहा, वो एबिलिटी क्या होती है, जो कि दिखती है, जो कि हमारी जो है कैसे हम डील करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ वो। फिर एबिलिटी के अलावा जो टेम्परामेंट की बात की, फिर जो डायनामिक ट्रेड, फिर उन्होंने डायनामिक ट्रेड्स को भी आगे एटीट्यूड्स में, अर्ग्स में एंड सेंटिमेंट्स के अंदर फर्दर बांट दिया। तो इस वीडियो को भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आइजन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी ट्रेड थ्योरी है। तो ये हमारी जो है 4th वीडियो होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और मैं आपको फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो मैक्सिमम करें। ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और बाकी आप सबका भी जब आप शेयर करते हैं तो बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई